Smell sexy. Okay. वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसका नाम है लिटिल जॉय। मूवी की शुरुआत में एक लैब को दिखाते हैं जहां जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। इनके फ्लावर्स में एक स्पेशल टाइप की खुशबू आती है। यह है इस मूवी की हीरोइन एलिस, जो एक जेनेटिक इंजीनियर है। इसी ने इन स्पेशल फ्लावर्स को क्रिएट किया है। वो एक्सप्लेन करती है कि जब हम किसी को हग या किस करते हैं तो हमारी बॉडी ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, इसीलिए इसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी बच्ची रो रही है, लेकिन जैसे ही उसे उसकी माँ के पास ले जाएंगे तो वो रोना बंद कर देती है। इसका रीजन यह है कि उसकी माँ के पास जाकर बच्ची को खुशी और सुरक्षा दोनों महसूस होती है। इस तरह का लव, बॉन्डिंग, सोशल रिलेशनशिप, ये सभी इसी हार्मोन की देन होती हैं। इस फ्लावर को स्मेल करने से ह्यूमंस को खुशी मिलेगी, लेकिन इसे ग्रो करना है तो इसके साथ प्यार से बात करनी होगी, टच करना होगा, धूप, बारिश, सर्दी वगैरह में इसका बहुत ख्याल रखना होगा, तभी ये खिलेगा और हमें खुशी देगा। अब बाकी साइंटिस्ट को एलिस से थोड़ा जलन जरूर होती है, लेकिन चीफ साइंटिस्ट जिसका नाम कार्ल है, वो कहता है कि इस सुपर फ्लावर को जल्दी से ग्रो करो। कुछ दिनों में होने वाले फ्लावर एग्जीबिशन में हम इसे मार्केट करेंगे तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा। यह है एलिस का बेटा जॉय। एलिस का डाइवोर्स हो चुका है और वो एक सिंगल मदर है। एलिस की टीम का एक और साइंटिस्ट वहां पर आता है। इसका नाम क्रिस है। वो जॉय के साथ बड़े प्यार से बात करता है और कहता है कि तुम्हारा रेड शू बहुत अच्छा है। जॉय खुश होकर अपना रेड शू दिखाता है और क्रिस को थैंक यू कहता है। इतने में एलिस आ जाती है और दोनों घर चले जाते हैं। फिर दोनों डिनर करते हैं। एलिस हमेशा काम में बिजी रहती है तो जॉय के साथ टाइम नहीं बिता पाती। जॉय को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ को काम में बहुत रिस्पेक्ट देता है और बड़ा ही अंडरस्टैंडिंग बच्चा है। वो कैजुअली कहता है कि मॉम, मुझे लगता है कि क्राइस और आपकी जोड़ी अच्छी रहेगी। वो आपको पसंद भी करते हैं और आप दोनों एक ही लैब में काम भी करते हो। आप थोड़ा ट्राई करके देखो ना। अब उसकी क्यूट बातें सुनकर एलिस स्माइल करती है और कहती है कि बेटा, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि माँ की डेटिंग फिक्स करो, समझे। अगले दिन लैब में बेला नाम की दूसरी साइंटिस्ट को दिखाते हैं जो अपने डॉग को साथ लेकर आई हुई है। डॉग का नाम बेलो है। स्पेशल फ्लावर्स वाले लैब का एक्सेस सभी साइंटिस्ट के पास है, लेकिन बेला को एक्सेस नहीं दिया गया है। तभी वहां पर कार्ल आता है और अपने एक्सेस से बेला को लैब में लेके जाता है। ये दोनों ब्लू कलर के फ्लावर्स पर रिसर्च कर रहे होते हैं। पास ही के सेक्शन में एलिस और क्रिस हैप्पी फ्लावर्स पर काम कर रहे हैं। अब काम के बीच में क्रिस एलिस को डिनर पे बुलाता है, लेकिन एलिस साफ कह देती है कि हम अच्छे कलीग्स बने रहें, इसी में दोनों की भलाई होगी। घर पर जो एक फिश टैंक में चींटियों को पाल रहा होता है। हर बिल्कुल डिफरेंट टाइप की हॉबी। क्या वैसे आपकी ऐसी हॉबीज है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो ज्यादातर अकेला रहता है और उसे वही पसंद भी है। अब शाम को एलिस उसके लिए एक हैप्पी फ्लावर प्लांट लेके आती है और एक्सप्लेन करती है कि अगर तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगे, इससे बातें करोगे तो ये फ्लावर तुम्हें खुशी देगा। इसका नाम लिटिल जॉय है। जॉय को तो ये सरासर पागलपन लगता है, लेकिन फिर भी माँ के कहने पर वो फ्लावर से बातें करने लगता है। अगले दिन हैप्पी फ्लावर्स के पास जो ब्लू फ्लावर्स हैं, उनमें वायरस इन्फेक्शन फैल जाता है और आधे से ज्यादा ब्लू फ्लावर्स सड़ चुके होते हैं। वेलिस के फ्लावर्स को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे फ्लावर्स से निकले हुए पॉलन यानी पराग से ब्लू फ्लावर्स इन्फेक्ट हो गए हैं। अब एलिस एक्सप्लेन करती है कि मैंने अपने फ्लावर्स को इस तरह डिजाइन किया है कि वे कभी पॉलिनेट नहीं कर सकते, यानी कि वे कभी पराग छिड़क ही नहीं सकते। अब बेला पूछती है कि अगर फ्लावर्स पॉलिनेट नहीं कर रहे हैं तो ये इतने फास्ट ग्रो कैसे हो रहे हैं? तुम प्लांट के जीन्स को चाहे जितना भी मॉडिफाई कर लो, लेकिन पॉलिनेशन को कैसे कंट्रोल कर सकती हो ये बताओ। जेनेटिक इंजीनियरिंग से तुम एक फ्लावर की न्यूट्रल क्वालिटीज को चेंज कर सकती हो, लेकिन उसका रिप्रोडक्शन चेंज नहीं कर सकती। रिप्रोडक्शन ही कुदरत का आधार है। उसी मकसद से हर जीव जंतु जिंदा रहते हैं। अगर तुम नेचर को ही चेंज करोगे तो ये फ्यूचर में बड़ा खतरनाक साबित होगा। अब एलिस कहती है कि आप लोगों में नए आइडियाज को समझने और उन्हें एक्सेप्ट करने की मैच्योरिटी नहीं है। मैंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही इन फ्लावर्स को तैयार किया है। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अब कार्ल बड़ी कड़ी आवाज में कहता है कि तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकती, वरना तुम्हारी रिसर्च का अप्रूवल कैंसिल करवा दूंगा। तुम अपना काम जारी रखो, लेकिन जब तक इस फ्लावर के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक यहाँ सबको मास्क पहनकर काम करना पड़ेगा। उसी शाम सारे ब्लू फ्लावर्स मुरझाकर मर जाते हैं। ये देखकर बेला परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी पूरी मेहनत और रिसर्च बेकार चली गई। ऊपर से बेला का डॉग बेलो भी गायब होता है। बेला को डर है कि कहीं उसका डॉग लैब के अंदर बंद तो नहीं है, और बेला के पास तो लैब का एक्सेस भी नहीं। इसलिए क्रिस लैब के अंदर जाता है तो देखता है कि हैप्पी फ्लावर्स धीरे धीरे खिल रहे हैं। अचानक बेलो उस पर कूद पड़ता है और क्रिस फ्लावर पर गिर जाता है। वो फ्लावर को स्मेल कर लेता है और छींकता है। फिर बेलो को लेकर बाहर आता है और फिर से एलिस को ड्रिंक के लिए इन्वाइट कर देता है। इस बार वो मान जाती है। क्रिस अब पहले जैसा गुमसुम शांत स्वभाव
का नहीं है। अब वो खूब बातें करता है और एलिस के साथ फ्लर्ट भी करता है। अगले दिन बेलो कुछ ज्यादा ही भौंकता है और बेला को काटने की कोशिश भी करता है। बेला रोने लगती है कि इसको क्या हो गया। अब बेलो को एक रूम में बंद किया जाता है। यहाँ एलिस बेला को समझाती है कि डॉग्स का भी मूड बदलता है, तुम फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगा। बेला कहती है कि मेरे डॉग ने कभी ऐसा किया ही नहीं, ये मेरा डॉग नहीं हो सकता। अब लंच ब्रेक में क्रिस एलिस को बताता है, तुम बेला की बात पर ध्यान मत दो, उसे गहरा मानसिक तनाव था जिसकी वजह से उसने 1 साल काम से ब्रेक भी लिया था, इसलिए कार्ल ने उसे लैब का एक्सेस नहीं दिया। एक और जूनियर साइंटिस्ट भी उसकी बातें सुन लेता है। यहाँ घर पर जॉय एक लड़की को मैसेज कर रहा होता है, यही उसकी पहली फ्रेंड है। जॉय उसे इम्प्रेस करने के लिए अपने हॉबी के बारे में बताता है और अपने आइंस्टाइन की फोटो भेजता है, लेकिन वो लड़की उसे बोरिंग समझती है। जॉय कुछ भी करके उसे इम्प्रेस करना चाहता है, तो वो हैप्पी फ्लावर यानी कि लिटिल जॉय को देखता है जो जरा खिलने लगता है। इस फ्लावर के बारे में बताकर मैं उसे इम्प्रेस करूंगा, ये सोचकर वो फ्लावर के साथ एक सेल्फी लेकर उसे भेजता है। वो तुरंत रिप्लाई करती है कि वाह, मैं उस फ्लावर को देखना चाहती हूँ। अब जो इतना खुश होता है कि वो फ्लावर के और पास जाकर उसे स्मेल करता है, लेकिन उसे एलर्जी हो जाती है और वो छींकने लगता है। उसकी माँ घर आकर उसे डिनर के लिए कई बार बुलाती है, लेकिन वो चिढ़कर कहता है कि मैं कब का खा चुका हूँ, तुम खा लो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो कभी किसी से इस आवाज में बात नहीं करता था, इसलिए एलिस को अब बड़ा अजीब भी लगता है। और तब बेला वहां पर आती है। एलिस को जरा डर लगता है क्योंकि क्रिस ने बताया था कि बेला को मानसिक तनाव है और प्रॉब्लम्स भी हैं। फिर भी वो बेला को अंदर बुलाती है। अब बेला बताती है कि मेरा डॉग एक बच्चे की तरह है, लेकिन आज वो पागल कुत्ते की तरह बिहेव कर रहा है। मुझे लगता है कि हैप्पी फ्लावर्स को स्मेल करने से उसके दिमाग में ऐसा चेंज हुआ है। एक छोटे से कुत्ते में इतना आक्रोश कैसे आ गया। वो अपनी एक बुक को रेफर करके बताती है कि हमारे नाक के ऊपर के हिस्से में ब्रेन का एक पार्ट है, हमारे मूड और बिहेवियर को वही पार्ट डिसाइड करता है। इस हैप्पी फ्लावर की स्मेल हमारे उस पार्ट को भी इफेक्ट करके हमारे पूरे बिहेवियर को चेंज कर रहा है। ये एक तरह का इन्फेक्शन है। अब इन्फेक्शन शब्द सुनकर एलिस बड़ी चिढ़ जाती है कि मेरे फ्लावर इन्फेक्शन नहीं फैलाते। बेला कहती है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम क्रिस को ही ले लो जो तुम्हारी टीम में ही है। वो कितना शांत और शर्मिला था, लेकिन आज उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया। अगर इस फ्लावर से किसी को कुछ हो गया तो कोई फ्लावर को दोष नहीं देगा, सब तुमसे ही सवाल पूछेंगे। इस तरह वो एलिस को वार्न करके चले जाती है। अब एलिस को हैप्पी फ्लावर पर शक होने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं इसी की वजह से जो अजीब बिहेव न कर रहा हो। अगले दिन कार्ल एलिस को डांटता है क्योंकि बिना परमिशन के क्रिस ने हैप्पी फ्लावर्स का दूसरा बैच ग्रो करना शुरू किया है। इस फ्लावर से क्या निकलता है, वायरस या कुछ और, हम कुछ नहीं जानते। इस हालत में तुम दूसरा बैच क्यों स्टार्ट कर रही हो। एलिस कहती है कि मैंने अपने बेटे को यह प्लांट दिया है, उसे तो कुछ नहीं हो रहा। अब कार्ल और डांटता है कि ये रूल्स के अगेंस्ट है, तुम यहाँ से कुछ भी घर लेके नहीं जा सकती। ऊपर से इस प्रोजेक्ट को अब तक अप्रूवल नहीं मिला है। अब एलिस एक तुक्का मारती है, कहती है कि मैंने सुना है दूसरी कंपनीज भी ऐसे फ्लावर्स पर रिसर्च कर रही है। अगर हम सफल हुए तो दुनिया भर में हमारे प्लांट्स बिकेंगे, वरना कोई और इसका कॉपीराइट ले लेगा। आप ही बताइए कि रूल्स एंड अप्रूवल से इंपॉर्टेंट है या फिर कमर्शियल सक्सेस। इस पर सभी एकदम चुप हो जाते हैं। बाहर आकर एलिस क्रिस को डांटती है कि तुमने मुझे बिना बताए नया बैच ग्रो क्यों किया। वो डटकर जवाब देता है कि तुम्हारी तरह मैं भी कंपनी के फायदे की सोच रहा हूँ। अगले सीन में एलिस का एक्स हस्बैंड जॉय को घर छोड़ने आता है। दरअसल जॉय अपने पापा के साथ कुछ दिन रहने गया था। उसके पापा कहते हैं कि तुम इसकी देखभाल करती भी हो या हमेशा रिसर्च में लगी रहती हो। जॉय का बर्ताव बिल्कुल बदल चुका है, ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो कोई और ही लग रहा है। अब एलिस घबरा जाती है कि सचमुच जॉय के अंदर कुछ चेंजेस तो नहीं आ गए कहीं। अब इस हैप्पी फ्लावर को कुछ लोगों पर टेस्ट किया जाता है और एलिस उसके इंटरव्यूज देख रही होती है। एक लड़की बताती है कि मुझे इस फ्लावर को स्मेल करके बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल मैच्योर फील करने लगी हूँ। पर उसकी माँ कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही मैच्योर बिहेव कर रही है, मेरी बेटी का बिहेवियर ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन इसी बीच वीडियो कट होती है। इस वीडियो को जिसने एडिट किया था एलिस उसको बुलाती है। ये वीडियो आधा क्यों है? वो बताता है कि ये फ्लावर के प्रमोशन के लिए बनाया गया था और सारे पॉजिटिव रिव्यूज थे, इसलिए हमने आधा काट दिया। एलिस घर आकर सोच में डूब जाती है कि क्या बेला, जॉय के पापा, कार्ल ये सब कुछ सच कह रहे हैं? क्या सच में इस फूल को स्मेल करने से लोगों के बिहेवियर में चेंज आ रहा है? रात को एलिस के सोने के बाद जॉय उसकी आईडी और लैब का एक्सेस बैच चुरा लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर लैब में जाता है। वो पहले भी कई बार यहाँ पर आ चुका था और जानता था कि कुछ टाइम के लिए कैमरा दूसरी ओर फेस करता है। ठीक उसी टाइम पर वो अंदर जाते हैं। दोनों हैप्पी फ्लावर्स को स्मेल करते हैं और उनके अंदर अडल्ट्स जैसी फीलिंग आने लग जाती है। इतने में कैमरा इनकी ओर मुड़ता है और दोनों टेबल के नीचे छिप जाते हैं। अगले दिन साइंटिस्ट देखते हैं कि एक हैप्पी फ्लावर प्लांट गायब है। वे सीसीटीवी चेक करते हैं तो एलिस देखती है कि एक टेबल के नीचे रेड शूज दिख रहे हैं। वो तुरंत पहचान जाती है कि ये शूज उसी के बेटे के हैं। एलिस बाहर आती है तो बेला उसको एक पेन
ड्राइव देती है और वार्न करती है कि जल्दी कुछ करो वरना बहुत देर हो जाएगी। पेन ड्राइव में इंटरव्यूज के पूरे वीडियोस होते हैं जिन पर इस फ्लावर को टेस्ट किया गया था। वे इसके बारे में अच्छे और पॉजिटिव रिव्यूज ही देते हैं, लेकिन उनके साथ बैठे फैमिली मेंबर्स कहते हैं ये पहले की तरह नहीं है, ये बदल गया, इसका बिहेवियर पूरे का पूरा चेंज हो गया है। ऐसा लगता है कि ये इस फ्लावर की स्मेल की वजह से हुआ। इसी बीच एलिस देखती है कि जोई अपने गर्लफ्रेंड को घर लाया है और उसे अपने बेडरूम में लेके जाता है। एलिस पूछती है तो लड़की बताती है कि हम दोनों स्टडी करने वाले हैं। वो एक बड़ी लड़की की तरह बात करती है। फिर एलिस उन्हें डिनर करने को कहती है। एलिस पूछती है कि तुम दोनों चोरी छिपे लैब में क्यों गए थे। जोई कुछ और ही जवाब देता है कि आप तो काम में बिजी रहती हैं, इसलिए मैं पापा के साथ रहने जा रहा हूँ। एलिस को गुस्सा आ जाता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जोई उस लड़की को लेकर तुरंत बाहर जाता है। इसी बीच एलिस उसका हाथ पकड़ लेती है तो वो जोर से एलिस को धक्का दे देता है। एलिस गिर जाती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। ओ सॉरी, आप गिर गई, मैं अभी प्लास्टर लेके आता हूँ। वो एलिस को प्लास्टर देकर हैप्पी फ्लावर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। दोनों उस प्लांट से बातें करते हैं। उन्हें देखकर लगता है दोनों को उस प्लांट का नशा चढ़ गया है। अब एलिस जोई के आंट टैंक को देखती है जहाँ सारी चींटियां मर चुकी हैं क्योंकि जोई उनका ध्यान नहीं रखता, हमेशा हैप्पी फ्लावर प्लांट के साथ ही रहता है। अगले दिन एलिस और क्रिस बेला से बहस करते हैं कि तुमने जानबूझकर कुछ सैंपल्स को मिटा दिया है, पर बेला कहती है कि मैं 20 साल से इस फील्ड में हूँ और जानती हूँ कि जो सैंपल्स अच्छे नहीं होते वे नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मुझे दोष मत दो। एलिस क्रिस को बताती है कि शायद मैं गलती कर रही हूँ। बेला ठीक कहती है कि पृथ्वी पर हर जीव अपनी नस्ल को जिंदा रखने के लिए रिप्रोड्यूस करता है, यही कुदरत का नियम है। मैंने हैप्पी फ्लावर्स के रिप्रोड्यूस करने की शक्ति पर रोक लगा दी, शायद इसी वजह से वे सर्वाइव करने के लिए हमें इन्फेक्ट कर रहे हैं, अपने स्मेल से हमें अपना गुलाम बना रहे हैं और जिंदा रहने के लिए अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। मेरा बेटा भी इसी का एडिक्ट हो चुका है। वो बड़े आदमी की तरह बात करता है। अब ये सुनकर क्रिस को उसकी बात बचकानी लगती है और वो कहता है कि तुम अपने बेटे के साथ वक्त नहीं बिताती, इसलिए वो गुस्से में ऐसा कर रहा है, ऊपर से वो बड़ा भी तो हो रहा है। ऐसे में अक्सर बच्चे ऐसे ही बिहेव करते हैं। अब एलिस जोई के साथ वक्त बिताने का फैसला करती है और उससे कहती है कि इस वीकेंड हम कहीं बाहर चलेंगे। वो एलिस के मुंह पे कह देता है कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, वीकेंड पर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। अब ये सुनकर तो एलिस का दिमाग फिरने लगता है। यहाँ एक जूनियर साइंटिस्ट आकर बेला को बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया और मुझे तुरंत जाना है, सिर्फ रात के लिए आप लैब को देख लीजिए प्लीज। ये कहकर वो बेला को लैब का एक्सेस देकर चला जाता है। बेला अंदर जाकर उन प्लांट्स को पानी देती है। तभी अचानक कई हैप्पी फ्लावर्स खिलने लग जाते हैं और बहुत ही ज्यादा सेंट आने लगती है। बेला ने मास्क पहन रखा है लेकिन फिर भी वो डर के मारे वहां से भाग जाती है, लेकिन उसे एक्सेस बैच से दरवाजा खोलना आता ही नहीं। वो ऊपर डक्ट पर चढ़कर बचने की कोशिश करती है और यहाँ कट करके अगले सीन को दिखाते हैं कि एलिस लैब में बेला का इंतजार कर रही है और तभी बेला वहां पर आती है। वो बहुत ही सीरियस टाइप की औरत है और ज्यादा गिटर पिटर नहीं करती, लेकिन आज वो एकदम खिलखिलाकर कहती है कि सॉरी एलिस, मुझे जरा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसलिए मैं हैप्पी फ्लावर के बारे में न जाने तुमसे क्या क्या कह गई। असल में उसमें कोई खराबी नहीं है, उस फ्लावर की वजह से आज मैं इतनी खुश हूँ। अब एलिस को यकीन हो जाता है कि ये महज खुशी देने वाला फूल नहीं बल्कि इंसान का बिहेवियर को एकदम उलट पुलट कर देने वाला एक खतरनाक फूल है। उसका स्ट्रेस और बढ़ जाता है और वो एक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करती है। सब कुछ जानने के बाद साइकेट्रिस्ट कहती है कि मुझे नहीं लगता कि फूल की वजह से कुछ हो रहा है, आपका बेटा टीनेज में एंटर कर रहा है, ऐसे में कुछ बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। आप इतना मत सोचिए, मैं कुछ टैबलेट्स देती हूँ, उन्हें यूज कीजिए और आराम कीजिए। एलिस के जाने के बाद साइकेट्रिस्ट इस केस के बारे में अपनी राय रिकॉर्ड कर लेती है। एलिस घर आती है तो क्रिस, जोई और उसकी गर्लफ्रेंड बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अब एलिस क्रिस पर गुस्सा करती है कि मेरी गैर हाजिर में तुम यहाँ क्यों आए। दरअसल इन तीनों ने हैप्पी फ्लावर को स्मेल किया हुआ है और इनके बिहेवियर में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। क्रिस कहता है कि चेंज हमारे अंदर नहीं तुम्हारे अंदर हुआ है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हारे साथ क्लोज होने की कोशिश करता हूँ। जो ये बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है, इसलिए उसके अंदर चेंजेस तो जरूर आएंगे, लेकिन तुम हो कि पागलपन की तरह ये बिलीव कर रही हो कि सब कुछ हैप्पी फ्लावर्स की वजह से हो रहा है। एलिस अंदर आती है तो उसका बेटा भी वहीं खड़ा होता है। अब एलिस को शक होता है कि कहीं मैं ही पागल तो नहीं हो गई, ये फ्लावर ही सारी मुसीबतों की जड़ है, मैं इसे खुद ही मिटा दूंगी। ये सोचकर वो अगले दिन काल से कहती है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा था, हैप्पी फ्लावर की स्मेल इंसानों को खुशी तो देता है लेकिन हद से ज्यादा खुशी नशा बन जाती है, उनका दिमाग ही चेंज हो जाता है। ये खतरनाक है, मैंने खुद अपने बेटे और क्रिस के बिहेवियर में ऐसे चेंजेस देखे हैं। फिलहाल इस प्रोजेक्ट को रोक दीजिए और 2-3 सैंपल्स पर पूरी रिसर्च करने के बाद ही हम इन्हें ग्रो करेंगे। काल भी मान जाता है। लंच टाइम में अचानक बेला उठकर कहती है मैंने हैप्पी फ्लावर को स्मेल नहीं किया है। एलिस एकदम शॉक हो जाती है। बेला कहती है कि मैं सबको दिखाना चाहती थी कि हैप्पी फ्लावर से क्या हो सकता है, इसलिए मैंने अचानक हंसमुख होने की एक्टिंग की थी। वो फ्लावर खतरनाक
खतरनाक है, प्लीज मेरी बात को समझो। अब कार्ल और क्रिस उसे पकड़कर बाहर लेके जाते हैं। बेला उनका हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। एलिस भी उनको फॉलो करती है, लेकिन अचानक वो देखती है कि बेला नीचे गिरकर मर गई है। कार्ल और क्रिस कहते हैं कि उसकी दिमागी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, इसलिए वो नीचे कूद गई, लेकिन एलिस को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता। इसके बाद कार्ल एक मीटिंग बुलाता है और पासा ही पलट जाता है। अब तक जो हैप्पी फ्लावर्स के अगेंस्ट बोल रहा था वो कहता है कि बेला की मौत एक एक्सीडेंट है, उसके लिए हम हैप्पी फ्लावर्स को दोष नहीं दे सकते। मैंने खुद उसे स्मेल किया है और बहुत ही खुश फील कर रहा हूँ। फ्लावर एग्जीबिशन के लिए हमें इसको जल्दी तैयार करना होगा। ये सुनकर एलिस को शौक पे शौक लगता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। कार्ल की बात मानकर वो फ्लावर्स को चेक करती है और तभी वहां पर क्रिस आता है। फिर एलिस कुछ देर उससे बात करती है, लेकिन टेम्परेचर सिस्टम को देखकर क्रिस टेंशन में आ जाता है। दरअसल हैप्पी फ्लावर्स को हाई टेम्परेचर में रखना होता है, पर एलिस ने टेम्परेचर को एकदम लो कर दिया। अब ये देखकर क्रिस तुरंत टेम्परेचर सिस्टम की चाबी मांगता है, लेकिन एलिस देती नहीं। वो एलिस के सर पर जोर से मारकर चाबी ले जाता है और टेम्परेचर ठीक करता है। क्रिस जाते जाते एलिस का मास्क निकाल देता है। फिर क्या था, एलिस भी हैप्पी फ्लावर को स्मेल कर लेती है। अगले दिन कार्ल बताता है कि फ्लावर एग्जीबिशन के लिए हमारा हैप्पी फ्लावर यानी कि लिटिल जॉय सिलेक्ट हो चुका है। सब सोचते हैं कि ये सुनकर एलिस उदास होगी क्योंकि वो इस फ्लावर को मिटा देना चाहती थी, लेकिन नहीं, एलिस तो एकदम खुश होती है कि मेरी मेहनत का फल सच में मीठा निकला। इतना ही नहीं, वो क्रिस से भी खुल मिल जाती है। फिर वो अपने बेटे को उसकी मर्जी के मुताबिक उसके पापा के पास छोड़ देती है। उसका एक्स हस्बैंड कहता है कि तुम सच में एक अच्छी माँ हो, इसे कहते हैं काया पलट। इस तरह सभी एकदम खुश हो जाते हैं। एलिस अपनी साइकियाट्रिस्ट को थैंक यू करने जाती है। डॉक्टर भी खुश होती है कि उसका ट्रीटमेंट काम कर रहा है। एलिस साइकियाट्रिस्ट के कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उनके क्लिनिक में भी हैप्पी फ्लावर प्लांट रखा हुआ है। डॉक्टर का असिस्टेंट उसे स्मेल करके कहता है कि आपकी कंपनी ने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है, ये फ्लावर रोज मुझे खुश कर देता है। अब हैप्पी फ्लावर को क्लोजअप में दिखाते हैं और आखिर में एलिस उस प्लांट को देखकर एक खतरनाक स्मेल देती है। मतलब अब एलिस भी इस फ्लावर की स्मेल में खुद को खो चुकी है। खुशी के मोह में वो इस फ्लावर की एडिक्ट बन चुकी है और इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।